कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। जय हिंद बच्चों, हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री में काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने राजपूत पढ़ा, पाल पढ़ा, प्रतिहार पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर इन तीनों लोगों में ऐसी कौन सी खुजली हुई कि इनको एक अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और ये लड़ाई किस राज्य के लिए है? कन्नौज की। हुआ क्या, गुप्तोत्तर काल में, गुप्त के समापन के बाद ही एक उदयन ने जो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। अब वो राजधानी धीरे धीरे एक सामान्य नगर के रूप में बदला। अब वो उतना वैभवशाली नहीं रही जिस तरह, क्यों? हर कोई पाता था पाटलिपुत्र, हर कोई पाता पाटलिपुत्र। अरे उसको जीत कर बेचारे का एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। पाटलिपुत्र एक सामान्य सी राजधानी बनकर रह गई। हुआ क्या, इसके स्थान पर एक नई राजधानी बनी, वो बनी थी कन्नौज। अब कन्नौज क्यों राजधानी बनी, सोचने वाली बात ये है। कन्नौज की स्थिति जरा गौर से देखें भाई। इनसे पहले पाटलिपुत्र राजधानी पर थे, जिसे पटना कहते थे, वो एकदम पूर्व में आ जाओ। या तो इनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, कई लोगों की, कई की राजधानी सिंध में हुआ करती थी, तो जितनी, या किसी की राजधानी दक्षिण में हुआ करती थी। तो ये सब राजधानियां इतर बितर हुआ। ये कन्नौज एक ऐसा स्थान था जो मध्य भारत में पड़ता था। इससे चारों ओर बराबर शासन किया जा सकता। दूसरा, गंगा यमुना का दुआब होने के कारण अत्यधिक उत्पादन होता था। और आपको अच्छा पता है, जब उत्पादन अधिक होगा, सरप्लस उत्पादन ही ग्रामीण सभ्यता को नगरीय सभ्यता में परिवर्तित करते हैं। हम शुरू से पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ढेर सारा उत्पादन होने के कारण राजा को टैक्स अधिक मिलता था, और राजा को टैक्स अधिक मिलेगा तो भाई वैभव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही कारण था कन्नौज एक बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर के आ रहा था। उत्पादन अधिक होना। दूसरा, शांतिपूर्ण थे, ये लड़ाई झगड़ा में कहीं शामिल नहीं थे, लड़मर ये रहे थे, ग्रोथ कर रहा था कन्नौज। अब समस्या क्या थी, तीन लोगों के मन में एक रामकली के लिए आया कि रामकली को हमें पाना है, और रामकली को खुद नहीं पता कि तीन लोग मेरे चक्कर में परेशान हैं। अब हुआ क्या, ये तीन लोग कौन हैं? ये हैं पाल, ये हैं प्रतिहार, और ये है राष्ट्रकूट। और रामकली को खुद नहीं पता है कि तीनों आपस में लड़ रहे हैं हमारे लिए। यानी कि कहा यूं ऐसे जा सकता है कि इस व्यक्ति को पता ही नहीं कि ये तीनों मेरे लिए परेशान है। हुआ क्या, कन्नौज में, आपको अच्छे से पहले पढ़ा था, कन्नौज में हर्षवर्धन शासन कर रहा था। हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी था नहीं, क्योंकि उसकी एक बिटिया थी। मैंने आपसे बताया था, वल्लभी के राजा से उसकी शादी कर दी गई। अब उत्तराधिकारी कोई ना हो, जब राजा ही नहीं होगा तो कहते हैं अंधे के पूरे सब सारे लोग दोस्त होते। तो अब हर्षवर्धन के समय ही जब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कन्नौज पर सब लोगों की नजरें गड़ गई। और यहाँ पर पागल टाइप का एक राजा रहा करता था, आयुध वंश का, जिसे कहते थे इंद्रायुध। उस पागल को राज करना आता नहीं था, बढ़िया वैभवशाली शासन पाया था, मौज कर रहा था। इसकी नजर पर, कन्नौज पर इन तीनों की नजर थी। या यूं ऐसे ही कह लें कि पड़ोस की रामकली को पता नहीं कि उनके पड़ोस के तीन राम भरोसे मैया तीनों राम कुमार परेशान है हमारे लिए, और रामकली अपने परेशान, कन्नौज अपने में मस्त, इनको ये तीनों परेशान इसके लिए। अब जरा देखिए हुआ क्या, इसका गुर्जर प्रतिहार का शासक था वत्सराज, इसका शासक था धर्मपाल, और यहाँ का शासक था ध्रुव। इन तीनों की नजर किस पर? कन्नौज पर। लेकिन कोई आक्रमण करने को तैयार नहीं। क्यों? आपको अच्छे से पता होगा कि हर्षवर्धन की बहन थी, उस बहन को जब देवपाल की हत्या कर, क्योंकि शादी के हर्षवर्धन ने देवपाल से, शशांक ने हत्या कर दी देवपाल की, देवपाल, और इसी प्रकार राजवर्धन की हत्या कर दी शशांक ने, शशांक की हत्या कर दी हर्षवर्धन ने। इसका मतलब सब एक दूसरे मार कूट के, जब उसकी बहन राजश्री जो थी वो भागी जंगल की ओर, तो हर्षवर्धन ने सब जनता के परामर्श से अपनी राजधानी जो पहले थानेश्वर थी उसको कहाँ ले आया? कन्नौज में। क्यों? क्योंकि उसकी बहन के शासन चलाने की क्षमता नहीं थी। इस बहन के राज्य को भी अपने मिला लिया, और जैसे ही राज मिला लिया राजवा विस्तार, तो उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ कर ली? कन्नौज। अब जैसे ही कन्नौज करी और उसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो इसके बाद इस पर लड़ाई शुरू हुई। अब लड़ाई क्या है वो ध्यान से सुनने वाली बात। लड़ाई क्या हुई, जो प्रेम पल रहा था इन तीनों के अंदर, अचानक ही गुर्जर प्रतिहार जो वत्सराज था, इसके मन में रामकली के प्रति आकंठा बढ़ी, और इस समय धैर्य खो दिया और युद्ध आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण किया किसके ऊपर? यहाँ का शासक था जो गुर्जर कन्नौज का, वो था इंद्रायुध, कमजोर सा
टाइप का, अपनी भाषा में कहें तो चिरकुट टाइप का शासक, जैसे इसके ऊपर शासन किया वैसे इसको मार कूट के भगा दिया और शासन अपना किसको बैठा दिया, अपने इंद्रायुध को जीत कर सामंत बनाकर बिठा दिया। कहाँ? गद्दी पर। अच्छा, रामकली के ऊपर आक्रमण कर दिया वत्सराज ने, किसको पता चला? धर्मपाल को। कहाँ बैठा था? बंगाल में। कूद पड़ा धराम से किसके ऊपर? वत्सराज। जैसे वत्सराज के ऊपर आक्रमण करता, वत्सराज ठाकुर टाइप का इंसान दौड़ा के कूटा किसको? धर्मपाल। भागा धर्मपाल, वापस आया। ये खबर जब पता चली किसको? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को। अच्छा, रामकली के चक्कर में दो परेशान, मैं भी आता हूं। ये दक्षिण से गया उत्तर में और जाकर कूटा, दोनों को कूटा। ठीक, जब दोनों को कूटा, सबसे पहले कूटाए कौन? वत्सराज, फिर कूटाए धर्मपाल। दोनों को हराकर कन्नौज पर कब्जा किसका हो गया? राष्ट्रकूटों का। और जैसे राष्ट्रकूटों का शासन हुआ, लेकिन समस्या क्या थी? जो ध्रुव था ये ज्यादा दिन उत्तर में रह नहीं सकता था। क्यों? अगर ये उत्तर में रहता तो अपना राज्य चला जाता। क्यों? अरे भैया, इधर चेर बैठे, इधर चोर बैठे, इधर पांड्य बैठे, ये सब हड़प जाएंगे इसका राज्य, तो बेचारा भागा कहां से? फिर वापस आकर बैठ गया और वहां प्रशासक किसको बनाकर चला आया? चक्रयुध। ठीक, अब हुआ क्या? जैसे ही आया वैसे ही यहां पर शासन होने लगा किसका? फिर से धर्मपाल के लोगों का। ठीक, अब ये पता चला ये वत्सराज तो रहा। अब इस वत्सराज ने किसके ऊपर आक्रमण कर? जैसे ही गया ध्रुव वापस, वत्सराज ने धर्मपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया और वत्सराज ने फिर कब्जा किस पे कर लिया? कन्नौज पर। सत्ता देखिए कैसे आप एक दूसरे को परेशान करते हैं। अब क्या हुआ? ये पहला पक्ष, पहली स्टोरी समाप्त होती। दूसरी कहानी क्या हुई? कुछ समय बीता, अगला शासक आया नागभट्ट द्वितीय। जैसे ही नागभट्ट द्वितीय आया, ये शासक धर्मपाल को, लंबा शासक काल था ना इसका, ये धर्मपाल था और अगला शासक कौन आया? गोविंद थर्ड। अब कहानी क्या बनती जरा गौर से देखिएगा। गोविंद थर्ड को किसी ने ये बताया कि धर्मपाल वत्सराज फिर से शासन कर रहे हैं। कहां पर? यहां पर। तो उसने लगा, अरे फिर मेरी सत्ता पर, यानी मेरे पूर्वजों के स्थान पर ये कैसे चल पड़ा? कौन? गोविंद थर्ड। पहले पहुंचा कहां पर? वत्सराज को कूटा ढंग से। देखो ये कूटाते ही जाएंगे ये पूरे चरण में। तो नागभट्ट के साथ हुआ युद्ध, सॉरी, अब आया कौन? नागभट्ट। नागभट्ट को कूटा किसने? गोविंद थर्ड ने। दूसरा, इसने इसका जो धर्मपाल का जो था शासक, इस समय सामंत था ध्रुव थर्ड, या ध्रुव कह सकते हैं, सामंत था। इसको दौड़ा के पहले ले गया कहां तक? जो चक्रयुद्ध शासन करा था ना, कहां? कन्नौज में। इस चक्रयुद्ध को दौड़ा के मारा कहां ले गया? इसकी राजधानी थी किसकी? धर्मपाल की मुंगेर। मुंगेर तक दौड़ाता चला गया कौन? गोविंद थर्ड। और यहीं तक नहीं, पहले कूटा किसको? चक्रयुद्ध, और फिर कूटने के बाद कहां पहुंचा? किसके पास? धर्मपाल के पास। और बंगाल में उसके घर में जाकर मारा किसको? धर्मपाल को। किसने? गोविंद थर्ड ने। और जैसे ही जीता, फिर सत्ता किसके हाथ आ गई? फिर गोविंद थर्ड के हाथ। देखिए, पहले इनके हाथ में, फिर इनको खुजली हो। देखिए कैसे। गोविंद थर्ड के पास मजबूरी थी, रुक सकता नहीं था, वापस कहाँ चला गया? फिर दक्षिण भारत गया। मजबूरी नहीं जाएंगे, आपका बात चला जाए। अब क्या हुआ? ये कहानी सेकेंड स्तर पर आई। 200 वर्षों तक का संघर्ष है। यहाँ पर 400 वर्ष हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि अंत तक हम जब तक 1018, 1010 तक लेकर जाएंगे, उसके बाद भी उसके लिए युद्ध चलते रहेंगे। लगभग 200 वर्ष तक के साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहा, यूं कह लेते हैं हम। यस, अब देखिए, अगला शासक हुआ मिहिर भोज। मिहिर भोज ठीक ठाक शासक था। और यहाँ पर शासक कौन हुआ? देवपाल। और यहाँ पर शासक कौन हुआ? अमोघ वंश। अमोघ वंश एक ऐसा शासक था जिसको उत्तर भारत में कोई रुचि नहीं थी। इसकी रुचि किस चीज में थी? शिक्षा, साहित्य, संस्कृत के क्षेत्र में इसे कोई मतलब नहीं था, युद्ध बुद्ध से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ शांति से अपना जीवन काटना चाह रहा था, क्योंकि पर्याप्त संसाधन थे ना, सब रख गए थे पहले से। ध्रुव रख गया, गोविंद रख गए, अपना राज है ही। इस प्रकार मस्त शासक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ खुजली किसके दिमाग में आई? यहाँ खुजली दिमाग में मिहिर भोज कि मेरे पूर्वजों को मारा था राष्ट्रकूटों ने। अच्छा, पहले तो हम कूटेंगे किसको? देवपाल को। तो देवपाल के साथ मिहिर भोज का युद्ध हुआ, जिसमें दोनों अपने आप को विजयी घोषित करते हैं। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि देवपाल और मिहिर भोज का जो युद्ध हुआ था, उसमें देवपाल भी अपने को विजयी कहता है और मिहिर भोज भी अपने आप को विजयी कहता है। ये कैसे संबंध? मैंने आपसे कहा कि भाई 2 युद्ध हुए हैं, इतिहासकार मानते हैं। पहले युद्ध में देवपाल विजय हुआ और दूसरे युद्ध में मिहिर भोज। तो उसने अपने अभिलेख में उल्लेख किया और इसने अपने उल्लेख किया। इसका मतलब है कि हो सकता है कि एक नहीं 2 युद्ध हुए हों, है ना।
अब बात क्या हुई, अब मिहिर भोज ने अमोघ वर्ष से बदला लेने के लिए, पहले देवपाल भरा है ना, अब मिहिर भोज चल पड़ा कहाँ, दक्षिण में, इनको भी मरने का ही शौक बना था। ये चले यहाँ से और यहाँ जाकर उससे युद्ध करोगे, पिटाए नहीं जाओगे, ये यहाँ से चले यहाँ के लिए, और लड़ाई किससे करनी थी, अमोघ वर्ष से। अमोघ वर्ष का सामंत था, उसका नाम था ध्रुव, ना कि ये अब ये जो सामंत था इससे लड़ाई किसकी हुई, मिहिर भोज की। अब कुटा गए कौन, मिहिर भोज गए, इतना बड़ी अम्मा पर ने कुटा के चले गए। जैसे अमोघ वर्ष के सामंत ने इनको कूट कर भगाया किसको, मिहिर भोज को। राजपूत थे, सॉरी ये थे गुर्जर प्रतिहार। मन में आया अच्छा हमें कूट रहे, बड़ा बुरा लगा। अब मन में एक बात पाल ली कि हमें हर हालत में राष्ट्रकूटों को कूटना है। अब हुआ क्या, मिहिर भोज कूट के आए थे ध्रुव से, लेकिन इंतजार करता रहा। मिहिर भोज ने काफी समय इंतजार किया कि कैसे करके अमोघ वर्ष हटे और उसकी जगह पर नया शासक है। उसकी मनोकामना पूरी हो गई। क्या हुआ, अगला शासक जो था वो कृष्ण सेकंड हुआ, और जैसे ही कृष्ण सेकंड हुआ वो कमजोर शासक था, मिहिर भोज ने हमला कर दिया किसके ऊपर, राष्ट्रकूटों के ऊपर। अब मजबूर था, कमजोर शासक था, कमजोर को सभी कोई कूट लेता, तो उसी आधार पर कूट गया कौन, कृष्ण सेकंड, और विजयी कौन हो गया, मिहिर भोज। इसका मतलब हो गया फिर सत्ता किसके पास आ गई, कन्नौज की, मिहिर भोज के पास, है ना। जैसे मिहिर भोज के पास सत्ता आ जाती है वैसे ही अब इस समय चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा कौन, कन्नौज का शासन। अब आगे बात करते हैं चरण नेक्स्ट में। अगले चरण में देवपाल के बाद ही पाल साम्राज्य लगभग समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही समाप्त हो जाए, जो त्रिगुटी संघर्ष था वो अब दो गुट में बदल गया। एक कौन लड़ने वाले हैं, ठाकुर साहब है ना, गुर्जर प्रतिहार, और दूसरे कौन है, राजपूत जल्लाद, ये भी ठाकुर अपने कहते। ये और ये अब केवल दो लोग बचे। अब तुम्हें हम देखेंगे कैसे, जरा देखो। यहाँ पर अगला शासक हुआ महेंद्रपाल, यहाँ पर अगला शासक हुआ इंद्र थर्ड। इंद्र के नामे से लग रहा कि खतरनाक टाइप का होगा। इंद्र थर्ड को किसी ने बताया कि ये मौज कर रहा है महेंद्रपाल बहुत दिनों से, तो इसके मन में आया क्यों ना इसको कुटा लिया जाए। इंद्र गया थर्ड और कूटा किसको, महेंद्रपाल को। ढंग से लूटा कन्नौज को, कुछ नहीं बचने दिया, कन्नौज को लूट लाट के वापस चला गया। अब कहानी क्या बदलती जरा देखिएगा। एक जगह के लिए कितना 200 वर्षों तक संघर्ष करना मजाक नहीं है। जरा देखिए, अगला शासक हुआ महिपाल, और इस महिपाल से फिर युद्ध किसका हुआ, इंद्र का। इंद्र थर्ड ने फिर कूटा किसको, महिपाल को। इनका काम था कुटाई करवाना या पीटना, तो इनके ऊपर आक्रमण किया और फिर से कन्नौज को खूब लूटा। किसने, इंद्र थर्ड ने, है ना। अब कहानी क्या होती है जरा देखिए। महिपाल के बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो वहां पर सत्ता शासन कर सके। तो हुआ क्या, 1018 में गजनवी ने हमला किया कन्नौज पर। अब कन्नौज पर उस समय शासन कर रहा था, मैंने आपको पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में, राज्यपाल नाम का एक शासक, जो एक कमजोर शासक था। जैसे ही देखा गजनवी उसके सुन रखा था ना, गड़बड़ है, वो मारेगा कूटेगा, डर गया राज्यपाल, भाग खड़ा। जैसे भाग खड़ा हुआ वैसे ही गजनवी को मौका मिला, जी भर के लूटा कन्नौज को। और आपको पहले पता था वैभव से भरा था कन्नौज, लूट के निकल पड़ा। जैसे ही लूट कर वापस गया, चंदेल शासक था विद्याधर, मैंने आपको बताया था। विद्याधर को पता चलता है कि तुम कैसे राजा हो यार, अब तुम खुद भाग गए थे कि गजनवी को। तो इसमें विद्याधर ने जाकर हत्या कर दी किसकी, राज्यपाल की। इस प्रकार सारी कहानी को देखकर अंत में गजनवी ने कन्नौज पर शासन कर लिया और अपने शासकों को, सामंतों को छोड़कर चला गया। लड़ाई शुरू करी थी बेचारे वत्सराज ने और खत्म कर दिया किसने, गजनवी ने। कहते ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, मिला जुला कुछ नहीं, सत्ता ले गया गजनवी। हुआ क्या, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिकोणीय संघर्ष में फायदा किसका रहा, तो भैया फायदा तो गुर्जर प्रतिहारों का रहा। जब जब ये वापस जाते थे राष्ट्रकूट, तब तक मौज किसकी रहती थी, हमेशा गुर्जर प्रतिहारों की। तो ये बेचारे तो कहते हैं ना, बीच में घंटी है, तो ये जो जितने पाल वंशी थे, ये बीच से घंटा पे जो पाता था वही बजाता था। ये पाए ये बजाए, ये पाए ये बजाए, इनका विचारों का बेड़ा गर्क था। इस प्रकार अगर आपसे कहे त्रिकोणीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ, तो गुर्जर प्रतिहार ही सही शब्दों में विजयी। ये 200 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, और ये संघर्ष तब समाप्त हुआ जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और कन्नौज को 1018 ईस्वी में लूट कर चला गया। तो ये कहानी त्रिकोणीय संघर्ष थी। देखने वाली बात है
कन्नौज को लेकर ये 3 लोग आपस में लड़ रहे थे। इसी संघर्ष का नाम रखा गया है कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष, जो लगभग 200 वर्षों तक चला किसी एक राज्य को प्राप्त करने के लिए, और सिर्फ केवल एक कारण था, और कारण था वैभवशाली होना, क्योंकि कन्नौज के पास वैभव अथाह था। आप जानते हैं क्योंकि दोआबा क्षेत्र होने के कारण इसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। तो ये कहानी थी पूरी कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष। मुझे पूर्ण विश्वास है अब कहानी आप नहीं भूलेंगे, और इसको बार बार 2 बार 3 बार अगर आप ढंग से इसको देख लेंगे तो आपको कभी त्रिकोणीय संघर्ष नहीं भूलेगा। आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, जल्दी देख लें। सबसे पहले पूछेगा त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, फिर एक रख देगा इनमें कौन शामिल नहीं था। तो 3 में से तो आपको पता है भाई, गुर्जर थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, चौथा जो होगा वही नहीं था। दूसरी बात, कौन शुरुआत किया, कौन कन्नौज ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है इसका जनक कौन था, फादर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ये थे भैया वत्सराज, इन्हीं को ज्यादा खुजली हुई थी। और इसका समापन किसने किया, तो भैया गजनवी ने किया इन्होंने, भरा इन्होंने। इस प्रकार त्रिकोणीय संघर्ष समाप्त हुआ, और आप इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। इससे ज्यादा ना जाइएगा, मैंने जान के बिगड़ा हुआ लिखा है, आपने देखा होगा ना, ये बिगड़ा हुआ इसलिए लिखते हैं, PDF में आपको बढ़िया फाइल मिलेगी। ये बिगड़ा इसलिए ताकि आप दिमाग लगाओ, ये लिखा क्या है, कहानी क्या है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जितना गंदा लिखेंगे दिमाग उतना ही तेज काम करेगा, जितना साफ होगा उतना दिमाग को काम ही नहीं करना, सामने पका रखा हुआ। जितना गंदा होगा आपको उतना सोचना पड़ेगा, ये क्या लिखा है सर ने, ये मुकुट बना है तो इसका मतलब क्या है, ये कौन थे, ये कौन थे, ये कौन थे, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे अगर गंदा लिखा है तो इसको गंदा मत लिखिएगा, ये आपके लिए बेहतर है। आप जितना ज़्यादा इसको दोहरा सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए तकनीक के साथ। फिलहाल आज इतना ही, जय हिंद।